नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल धर्मध्वज पर। अपने पिछले छठे एपिसोड में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वैदिक ज्योतिष अथवा पराशरी ज्योतिष में वर्णित जो कुंडली है उसके मुख्यतः 4 स्तंभ ग्रह, नक्षत्र, राशि और भाव होते हैं। यहाँ आज के इस 7वें एपिसोड से हम कुंडली के इन्हीं भावों की शुरुआती जानकारी लेंगे कि कुंडली क्या है और कुंडली ज्योतिष के तहत एक शब्द जो अक्सर बोला जाता है कि ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, इस भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं। मतलब ये जो बार बार एक शब्द आ रहा है भाव, इस भाव का क्या अर्थ है, क्या होता है ये भाव। इस संदर्भ में हम सबसे पहले कुंडली के बाहरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। मोटे तौर पर बाहर से देखने पर लगन कुंडली जो है वो एक 4 भुजाओं वाली आकृति के तौर पर हमें दिखाई देती है, जिसके अंदर कुल 12 खाने अर्थात 12 घर बने होते हैं। आजकल ये वर्गाकार होती है। इस चतुर्भुजाकार आकृति जिसे हमने कुंडली का नाम दिया है, इस कुंडली के बिल्कुल बीचों बीच के 4 खाने, 4 बॉक्स जो हैं वो चतुर्भुजाकार यानी 4 भुजाओं वाले होते हैं, जबकि बाकी के 8 घर त्रिकोणाकार यानी ट्रायंगल शेप्ड होते हैं। इस बड़े वाली त्रिभुजाकार आकृति को कुंडली कहते हैं, जबकि इसके अंदर बने इन 12 घरों को ही 12 भाव कहते हैं। अर्थात ज्योतिष की सरल भाषा में कुंडली के घरों, कुंडली के बॉक्सेस का दूसरा नाम ही भाव है। अब जब हम इस कुंडली के ऊपर की तरफ बिल्कुल बीचों बीच देखते हैं तो हम पाते हैं कि बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ पड़ने वाले एक चतुर्भुज खाने में ल या लग्न लिखा हुआ है और इसी लगन वाले बॉक्स को, इसी लगन वाले घर को, इसी लगन वाले भाव को ज्योतिष में पहला भाव या पहला घर कहा जाता है। इसी पहले घर से ज्योतिष की औपचारिक शुरुआत होती है। इस पहले घर से कुंडली के सभी 12 घरों, 12 भावों को गिनने के लिए हम लग्न से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी से उल्टी दिशा में चलते हुए एक एक करके बाकी के सारे 12 घरों को गिनते हैं। अब हमें यहाँ से 2 नियमों को हमेशा याद रखना है, जिसमें पहला नियम ये है कि लग्न कुंडली में घरों की गिनती हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी से विपरीत दिशा में चलते हुए ही करनी है। यानी घर को ऐसे नहीं गिनना, बल्कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर इस तरीके से गिनना है। और दूसरा नियम ये याद रखना है कि कुंडली के ये 12 के 12 भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते, ये कभी नहीं घूमते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि प्रत्येक कुंडली में जहां लग्न लिखा है वो हमेशा पहला घर ही रहेगा। इसके बाद घड़ी से विपरीत दिशा में चलते हुए लग्न से अगला घर हमेशा दूसरा घर ही रहेगा और आगे तीसरे घर से 12 घर तक अर्थात लग्न से ठीक पहले वाले घर तक 12 घरों की ये गिनती ऐसे ही यथावत जारी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये घर स्थिर रहते हैं तो एक व्यक्ति की कुंडली में लिखे हुए अंक जो कुंडली में लिखे हुए हैं वो दूसरे व्यक्ति की कुंडली के घरों में लिखे हुए अंकों से अलग क्यों होते हैं। यानी एक व्यक्ति के लग्न भाव में अगर 1 लिखा है तो हो सकता है अगले व्यक्ति की कुंडली में वहां पर 5, 3 या 12 ऐसा कोई भी दूसरा अंक लिखा हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि कुंडली के अंदर जो 12 अंक लिखे होते हैं वो घरों के नंबर नहीं बल्कि राशियों के नंबर होते हैं। जैसे राशियों की श्रृंखला में मेष पहली राशि है तो उसके लिए 1 नंबर फिक्स है, सिंह राशि के लिए 5 नंबर फिक्स है और तुला राशि के लिए 7 नंबर फिक्स है। अब एक व्यक्ति की कुंडली में लिखे हुए अंक दूसरे व्यक्ति की कुंडली से मेल क्यों नहीं खाते हैं या अलग अलग व्यक्ति की कुंडली के घरों में ये राशियों के नंबर अलग अलग क्यों लिखे होते हैं, इसके बारे में हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे जब हम राशियों के बारे में बात करेंगे। बस अभी इतनी बात याद रखनी है कि कुंडली के सभी भाव स्थिर होते हैं। उन भावों या घरों में लिखे हुए नंबर उन घरों के नंबर नहीं बल्कि राशियों के नंबर होते हैं। अब क्योंकि कुंडली में भाव यानी घर हमने स्थिर बताए हैं, इसलिए घरों के अंदर उनका अंक या उनका नंबर
नहीं लिखा जाता है, क्योंकि घरों को तो देखने भर से ही पता चल जाता है कि ये कुंडली का कौन सा घर है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि राशि और भाव दोनों की ही संख्या 12 होती है, इसलिए अक्सर शुरू में ज्योतिष सीखने वाले या जानने वाले लोग कुंडली में लिखे हुए नंबरों को भाव संख्या अर्थात घरों की संख्या समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि भावों में लिखे हुए वो नंबर वास्तव में राशियों की क्रम संख्या या राशियों के सीरियल नंबर होते हैं। कुंडली की आकृति यानी कुंडली के स्ट्रक्चर की बात को फिलहाल हम यहीं रोककर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्योतिष में लग्न कुंडली का क्या महत्व है। लग्न कुंडली या जन्म कुंडली जो है वो वैदिक ज्योतिष अथवा पराशरी ज्योतिष का आधार है, जो व्यक्ति के जन्म के समय के ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा हुआ था तो उसके जन्म के समय कौन कौन से ग्रह, कौन कौन सी राशियां और कौन कौन से नक्षत्र कहां और किस स्थिति में थे। जिस तरह आज के समय में बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर उसका नाम, जन्म की तिथि, समय और स्थान लिखा होता है, ठीक उसी प्रकार जब हम ज्योतिष के संदर्भ में बात करते हैं तो ये व्यक्ति की जो जन्म कुंडली है ये व्यक्ति का ज्योतिषीय दस्तावेज यानी एस्ट्रोलॉजिकल डॉक्यूमेंट होता है, जो हमें उस व्यक्ति के जन्म के समय के ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति के बारे में बताता है। यानी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को हम उसके जन्म के समय की ग्रह स्थिति की खींची हुई ग्रुप फोटो जैसी भी कह सकते हैं, जो ये बता देती है कि उसके जन्म के समय कौन कौन सा ग्रह किस पोजीशन या किस स्थिति में दिखाई दे रहा था। जन्म कुंडली का एक महत्व यह भी है कि लग्न कुंडली व्यक्ति के जीवन का एक संभावित ब्लूप्रिंट होती है, जो व्यक्ति के भाग्य, कर्म और उसके जीवन की विभिन्न संभावनाओं का आधार बनती है और व्यक्ति के बारे में फलित करते हुए यानी भविष्यवाणी करते हुए ये कुंडली ज्योतिषियों के लिए भी किसी भी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे उसके स्वास्थ्य, धन, करियर, विवाह और आध्यात्मिक प्रगति के बारे में संभावित जानकारी देती है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो लग्न कुंडली और इसके 12 भाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। प्रत्येक भाव में ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति के आधार पर ज्योतिषी व्यक्ति विशेष के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। यानी लग्न कुंडली एक गाइडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो सही निर्णय लेने और जीवन को बेहतर बनाने में लोगों की सहायता करती है। कुल मिलाकर ज्योतिष के नजरिए से लग्न कुंडली कर्म, भाग्य और आत्म जागरूकता को समझने का एक पावरफुल टूल है, जो व्यक्ति के जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने में मदद करती है। हमारा हिंदू धर्म पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास करता है, इसलिए लग्न कुंडली का महत्व ज्योतिष के अनुसार यहाँ तक है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसके वर्तमान जीवन के भाग्य का कुल जमा घटा यानी कुल नफा नुकसान की एक संभावित बैलेंस शीट जैसी होती है कि उसको इस जन्म में कहां किस किस क्षेत्र में फायदा या नुकसान रहने वाला है। व्यक्ति की कुंडली ये बताती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर क्या क्या प्राप्त हो सकता है और किन किन क्षेत्रों में उसे प्रयास करने की आवश्यकता है। लग्न कुंडली एक गाइड की तरह काम करती है, जो व्यक्तियों को यह समझने में मदद करती है कि वे अपने भाग्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के आधार पर बनती है। ये कुंडली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की विशेष कहानी को कहती है। ये कुंडली न केवल व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियों बल्कि उसके आंतरिक स्वभाव, उसकी इंटरनल नेचर, उसकी आइडियोलॉजी यानी उसकी विचारधारा और उसके आध्यात्मिक झुकाव को भी प्रकट करती है। अर्थात स्पिरिचुअलिटी बेस पर देखें तो लग्न कुंडली मोक्ष और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन देती है, जबकि प्रैक्टिकल बेस पर देखें तो ये जीवन की चुनौतियों और अवसरों को समझने में मदद करती है। जीवन में कब कैसा और कौन सा निर्णय लेना उचित रहेगा, ये कुंडली व्यक्ति को उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों को समझने में भी मदद करती है, ताकि वो अपने जीवन को अधिक संतुलित और अधिक सार्थक तरीके से जी सके। अब एक बार दोबारा
इस लग्न कुंडली के मैकेनिज्म को यानी इसके खांचे को, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसा मैंने एपिसोड के शुरू में ही बताया कि 4 भुजाओं वाली आकृति है जिसमें कुल 12 घर है। सबसे पहले घर में आपको लग्न या शॉर्ट फॉर्म में ल लिखा हुआ मिलता है। इस खाने से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हम मन ही मन एक एक करते हुए इन घरों को, इन भावों को नंबर देते हुए 12 के 12 घरों की गिनती करते हैं। लग्न लिखे हुए घर को हम कुंडली का पहला घर मानते हैं और घड़ी से उल्टी दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए हम लग्न से अगले घर को दूसरा घर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लग्न से ठीक पहले वाले घर को हम कुंडली का आखिरी घर यानी 12वां घर गिनते हैं। इसके अलावा कुंडली को समझने की दिशा में हमें कुछ बेसिक रूल याद रखने होंगे कि कुंडली के पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर को हम केंद्र भाव कहते हैं, यानी कुंडली के बीचों बीच जो चारों चतुर्भुजाकार घर हैं इन्हें हम केंद्र के घर कहते हैं। केंद्र के चारों भाव कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव गिने जाते हैं जो जीवन के 4 मुख्य आधारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम यहाँ केवल इन भावों की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आगे धीरे धीरे हम भावों के महत्व पर आगे के एपिसोड में और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। इसी प्रकार अगला बेसिक रूल ये है कि कुंडली में हम पहले घर को, 5वें घर को और 9वें घर को त्रिकोण भाव कहते हैं। अब यहाँ पर यह बात विशेष रूप से नोट करने वाली है कि जब हमने शुरू में केंद्र भावों का परिचय दिया था तो हमने लग्न को पहले केंद्र भाव बताया था, पहले घर को केंद्र भाव बताया था। और अब जब हम यहाँ त्रिकोण की चर्चा कर रहे हैं तो अब हम इसे 5वें और 9वें घर के साथ त्रिकोण बता रहे हैं। मतलब पहले हमने पहले घर को जो है वो केंद्र भाव बताया था, जबकि यहाँ पर इसको त्रिकोण भाव बता रहे हैं। यानी लग्न भाव अर्थात पहला घर जो है वो कुंडली का केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों ही जगह काउंट हो रहा है और यही सत्य है और यही नियम याद रखने वाला है कि लग्न भाव ही एकमात्र ऐसा भाव है जो इन दोनों श्रेणियों अर्थात केंद्र भावों की श्रेणी और त्रिकोण भावों की श्रेणी दोनों ही श्रेणियों में गिना जाता है, क्योंकि ये भाव कुंडली का केंद्रीय बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ एक और बात याद रखनी है कि जिस प्रकार हमने केंद्र के चारों भावों को मानव जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नाम दिया है, उसी प्रकार कुंडली में कुल त्रिकोण भी 4 ही माने गए हैं और ये चारों त्रिकोण भी अपनी अपनी जगह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले, 5वें और 9वें घर को सामूहिक तौर पर धर्म त्रिकोण के नाम से, तो दूसरे, छठे और 10वें घर को अर्थ त्रिकोण के नाम से, तीसरे, 7वें और 11वें घर को काम त्रिकोण के नाम से और चौथे, 8वें और 12वें घर को मोक्ष त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में भी हम आगे के एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार छठे, 8वें और 12वें घर को हम दूस्थान या त्रिक भाव कहते हैं। जीवन में मिलने वाले ज़्यादातर कष्टों, चुनौतियों, बीमारियों का संबंध कुंडली में इसी भावों से गिना जाता है, यहीं से देखा जाता है, यहीं से उनकी भविष्यवाणी की जाती है। इसी प्रकार कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिशडाय भाव या उपचय भाव भी कहते हैं। फिलहाल के लिए त्रिशडाय भाव या उपचय भाव के लिए इतना कहना काफ़ी होगा कि ये भाव व्यक्ति की मेहनत, उसके संघर्ष और समय के साथ उसकी प्रगति को दर्शाते हैं। इन भावों में प्राकृतिक पाप ग्रह मीन्स नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट्स जैसे मंगल और शनि जैसे ग्रह भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि ये घर मेहनत और चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध होते हैं। आगे हम यहाँ पर सरसरी तौर पर यह भी जान लेते हैं कि कुंडली की ये 12 भाव हमें किस किस चीज़ की जानकारी देते हैं। कुंडली का पहला भाव जहाँ पर लग्न लिखा है, ये वाला भाव व्यक्ति के स्वयं का होता है। ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, उसकी हेल्थ को, उसकी नेचर को और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। बेसिकली ये व्यक्ति की आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान का भाव है। यहाँ पर एक बार दोबारा ये बात बताई जा रही है कि लग्न भाव यानी पहले भाव को ज्योतिष शास्त्र में केंद्र और त्रिकोण दोनों जगह गिना जाता है। कुंडली का दूसरा भाव व्यक्ति के धन
और उसके परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे धन भाव भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये भाव व्यक्ति की वाणी, उसके खान पान, उसकी भौतिक संपत्ति, खास करके उसकी हेरिटेज को दिखाता है। ये व्यक्ति की जमा की हुई या पुरखों से बतौर वसीयत मिली हुई उसकी धन संपत्ति को भी दर्शाता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम व्यक्ति के भाई बहनों के बारे में, उसकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, उसके पराक्रम को, उसकी हिम्मत और उसके साहस को समझते हैं। तीसरे भाव को हम सहज भाव या पराक्रम भाव भी कहते हैं। कुंडली का चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। यह माता, घर, संपत्ति और वाहन की जानकारी देता है। यह भाव जीवन में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को और आराम को दर्शाता है। कुंडली का पांचवा भाव संतान भाव कहलाता है। कुंडली का यह भाव हमें संतान, प्रेम, क्रिएटिविटी, एजुकेशन और इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। लाइफ में रोमांस और मनोरंजन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने के लिए भी इसी घर को देखा जाता है। कुंडली का छठा भाव रिपु भाव या शत्रु भाव कहलाता है। यहाँ से मुख्यतः रोग, ऋण और शत्रु को देखा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इसी घर को देखा जाता है। यह भाव रोजमर्रा के कार्यों और सेवा के कामों को भी दर्शाता है। कुंडली के सातवें भाव को हम जाया भाव या विवाह भाव भी कहते हैं। कुंडली में यह भाव विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप और सामाजिक रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के आठवें भाव को आयु भाव कहते हैं। यह भाव आयु के साथ साथ मृत्यु, पुनर्जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन, रहस्य, पारलौकिक विषय यानी अकल्ट और गूढ़ ज्ञान से संबंधित है। ये घर विरासत या बीमे आदि से मिले अचानक धन और अप्रत्याशित घटनाएं जो जीवन के अंदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं उनको भी दिखाता है। कुंडली का नौवां भाव भाग्य भाव कहलाता है। नौवां भाव धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और आध्यात्मिकता का भी भाव है। ये भाव पिता, गुरु और नैतिकता को दर्शाता है। कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है। यह भाव व्यक्ति के करियर को, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा यानी सोशल रेपुटेशन को, उसके कार्यक्षेत्र में मिली सफलता या असफलता को रिप्रेजेंट करता है। यह जीवन के लक्ष्यों को दर्शाता है। कहीं कहीं पर यह भाव पिता को भी दर्शाता है। ज़्यादातर 9वें भाव से पिता संबंधी बातों को देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसे दशम भाव से देखने की भी प्रथा है। हालांकि दशम भाव मुख्यतः कर्म स्थान कहलाता है। कुंडली में 11वें भाव को आय भाव या लाभ भाव कहा जाता है। कुंडली के इसी भाव से हम किसी व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल को, उसके सोशल नेटवर्क को, उसकी इच्छा पूर्ति से संबंधित बातों को देखते हैं। ये व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं का भाव भी है। और अंत में कुंडली का अंतिम भाव यानी 12वां भाव मोक्ष भाव या व्यय भाव भी कहलाता है। मोटे तौर पर यह भाव जीवन में मिलने वाली हानियों, जीवन में होने वाले खर्चों से और मोक्ष से संबंधित है। व्यक्ति के जीवन में होने वाले जायज़ नाजायज़ खर्च, विदेश यात्रा, एकांत यानी आइसोलेशन, आध्यात्मिक मुक्ति और यहाँ तक कि जेल के लिए भी इसी को देखा जाता है। तो इस तरह हमने कुंडली के 12 भावों की मोटी मोटी सी जानकारी ली है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केवल एक लग्न कुंडली ही नहीं होती, बल्कि जब हम ज्योतिष के विस्तार की तरफ जाते हैं तो हम पाते हैं कि लग्न कुंडली के आधार पर आगे कुल 16 वर्ग कुंडलियां और बन जाती है, जिन्हें हम मोटे तौर पर षोडश वर्ग कुंडली या 16 डिविजनल चार्ट कहते हैं। इन 16 वर्ग कुंडलियों में हम मुख्य कुंडली के तौर पर लग्न कुंडली को, जिसका दूसरा नाम D1 चार्ट है, उसे देखते हैं। लग्न कुंडली ही यानी D1 चार्ट ही आगे डिविजनल चार्ट नंबर 1 किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है। लग्न कुंडली अर्थात D1 चार्ट के बाद व्यक्ति के विवाह आदि से जुड़ी बातों को देखने के लिए हम उसकी नवमांश कुंडली अर्थात D9 चार्ट को देखते हैं। इसी प्रकार करियर और सामाजिक स्थिति के लिए कुंडली में मौजूद 16 कुंडलियों में से एक दशमांश अर्थात D10 चार्ट को देखा जाता है। इस प्रकार जन्म पत्रिका में मौजूद इन 16 कुंडलियों अर्थात षोडश वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करके एक पारंगत ज्योतिषी किसी भी जातक से संबंधित किसी विषय वस्तु या कि वांछित प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि लग्न कुंडली यानी D1 अर्थात डिविजनल चार्ट नंबर 1 ही जन्म पत्रिका में मौजूद अन्य सभी कुंडलियों यानी डिविजनल चार्ट का आधार है। हाँ, इतना जरूर है कि अन्य कुंडलियां D1 के विश्लेषण को
और ज़्यादा गहराई और अधिक सटीकता प्रदान कर देती है। ज्योतिषी आमतौर पर D1, D9 और D10 यानी कि लग्न कुंडली का, नवमांश कुंडली का और की दशमांश कुंडली का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जीवन के मुख्य पहलुओं जैसे ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज होगी या नहीं होगी, मैरिज में कोई तलाक आदि की बाधा आएगी या नहीं आएगी, और करियर को लेकर व्यक्ति कैसा परफॉर्म करेगा, इन बातों को जो है वो कवर करती है। अब इस चर्चा को हम फिलहाल यहीं रोकते हैं। आज की चर्चा में हमने सबसे पहले लग्न कुंडली के मैकेनिज्म को, इसके स्ट्रक्चर को अर्थात इसके ढांचे को जाना। इसके बाद हमने 12 भावों की जानकारी ली और इसके साथ ही आगे अपनी चर्चा को थोड़ा विस्तार देने पर हमें यह पता चला कि जन्म पत्रिका में केवल एक लग्न कुंडली ही नहीं होती, बल्कि किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में आगे 16 वर्ग कुंडलियों की और भूमिका होती है, जिन्हें हम षोडश वर्ग कुंडलियों के सामूहिक नाम से जानते हैं। आज ये चर्चा यहीं तक थी। ज्योतिष को जानने समझने का ये सफर अभी जारी है। जल्द मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।